हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट को। इससे पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो पार्ट होने वाला है ये थर्ड पार्ट होने वाला है। ट्राई करते हैं कि यहाँ तक जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाता तो एक क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और जाएगा, उसके बाद नहीं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि जस्ट एंड होने वाले पूरा टॉपिक। मैं चाहता तो एक ही लेक्चर पूरा 1 घंटे में इसको ख़त्म कर सकता था, लेकिन क्या है कि अपने पास टाइम है अभी, तो अच्छे से मैं चाहता हूँ कि डिप से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अंडरस्टैंड करते हुए समझो, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा आराम से और अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट को समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड हो। और इसका जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं फिर अपने क्लास की तरफ। और पिछले क्लास तक हम लोगों ने पूरा इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम अगेंस्ट हो गया, जैसे कि चाइल्ड लेबर है ना, आर्टिकल 23, 24, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला जो फ्रीडम जो पढ़ेंगे, अगला जो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि कवर करते हैं आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। 25 से 28 तक कवर करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वो है आर्टिकल 25 को। ये क्या बोलते हैं? ऑल पर्सन आर इक्वली इंटिल्टेड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपागेट रिलीजन। तो जैसे कि अभी देखते होंगे कि जितना भी भागवत कथा कर रहे हैं, महापुराण कर रहे हैं, ये सब कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं? यही आर्टिकल उसको राइट दिया हुआ है कि अपना जो है रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कथा कह सकते हो, हर रेस्पेक्ट में, चाहे मुस्लिम के रेस्पेक्ट में हो, चाहे हिंदू के रेस्पेक्ट में हो, हर रिलीजन को ये राइट दिया हुआ है कि अपने अपने रेस्पेक्ट में कर सकते हो, ठीक है, प्रोपागेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होगा कि डायरेक्टली किसी के धर्म को अपने धर्म में कन्वर्ट करोगे। ए सपोज कोई धर्म है, ए धर्म ये बी है, अब ऐसा नहीं कि ए पीपल को बी में कन्वर्ट करा रहे हो या फिर बी जो है ए को अपने में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे धर्म का कन्वर्जन जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे प्रैक्टिस करो, कॉन्साइंस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपागेट भी कर सकते हो, अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। फिर राइट टू प्रोफेस भी है, जैसे कि कथा कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रोफेस भी कर सकते हो, अपना कॉन्साइंस भी है। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 25 है ये डिस्कस करता है। फिर राइट टू प्रोपागेट डज नॉट इंक्लूड, देखो ये जैसे मैं अभी बताया कि किसी धर्म को यहाँ पे टारगेट करके कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली प्रोहिबिट किया हुआ है। फोर्सिबल कन्वर्जन इमेज है ना, इम्पिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस गारंटीड टू ऑल पर्सन अलाइक। तो यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे इम्फेसिस किया गया है कि कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। प्रोपागेट करना है, जितना प्रोपागेट करना है धर्म के बारे में उतना करो, लेकिन कन्वर्जन बस ना करो। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन? पब्लिक ऑर्डर हो गया, चाहे मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, यहाँ पे एक्सेप्शन है। आप कथा कर रहे हो और वहाँ पे इतना ज़्यादा पब्लिक है कि सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर वहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस केस में एक्सेप्शन ये है कि वहाँ पे जो कथा है उसको कैंसिल कर दिया जा सकता है, कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ का इशू हो रहा है। पब्लिक का ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर होता है वहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा है। अगर सपोज कर वार चल रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच वार कर रहा है, और कंट्री में क्या कथा कर रहे हो, और इस कथा से अगर जो वार है वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हो, या फिर जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है वहाँ पे भी हैम्पर हो रहा है, तो इस केस में भी कथा को सस्पेंड कर सकते हो। तो मैं कथा का एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पूरा रिलीजन को बताया गया है, चाहे सोसाइटल लेवल में भी हो सकता है, चाहे मास लेवल में भी हो सकता है। तो मैं कथा का एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए लिया हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ आर्टिकल 25। फिर अब देखो आर्टिकल 26, यहाँ पे है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 26 ये बोला है कि अपने रिलीजन है उसको मैनेज कर सकते हो अपने तरीके से। अब मैनेज में चाहे टैक्स ले सकते हो या फिर कलेक्शन कर सकते हो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से, क्योंकि पूरे मंदिर जो है एक ट्रस्ट बना हुआ है मंदिर वाला, तो वहाँ पे उसको मैनेज करना, वहाँ पे पुजारी रहेंगे, है ना, फिर उसको जितना कार्य करता रहेंगे, तो उसको कैसे मैनेज करोगे ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ना कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आर्टिकल 26 में क्लियर बोले हैं कि मैनेज करना है अपने खुद से कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शन है, पढ़ेंगे उसको।
एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव टू फॉलोइंग राइट। क्या क्या राइट दिया हुआ है? राइट टू इस्टाब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो इस केस में अपना जैसे कि बना होता है ना बोर्ड है कि ये इस एग्जाम्पल अगर दिया जाए इसमें, जैसे तिरुपति मंदिर है तो वहाँ पे क्या है, तिरुपति बोर्ड लगा हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर अगर वैष्णो देवी जा रहे हो तो वहाँ पे श्राइन बोर्ड का क्या लगा हुआ, पूरा बोर्ड लगा हुआ है, उसका एक डिपार्टमेंट है। तो ये सब क्या करने वाले हैं, वहाँ पे पूरा रिलीजियस जो अफेयर्स है उसको मैनेज करेंगे, पब्लिक ऑर्डर को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है इस चीज़ को कि इस्टाब्लिश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो अपने रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए। फिर राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, जो कि भी बताया हूँ। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम मूव कर सकते हैं, है ना। अगर ए यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो इसको चाहे तो न लेके हम लोग बी में यहाँ पे भी बना सकते हैं अपना चैरिटेबल ट्रस्ट, तो मूव कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी यहाँ पे राइट दिया हुआ है। एक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, चैरिटेबल पर्पस के लिए, अपने पर्पस के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं वो रिलीजियस पर्पस के लिए बात कर रहे हैं। फिर राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ये भी जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करोगे, अब रिलीजियस पर्पस के लिए एक्वायर करोगे, इसका मतलब ये थोड़ा कि जो रूल्स बना हुआ है प्रॉपर्टी लेने को उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं। रिलीजियस पर्पस के लिए अगर एक्वायर कर रहे हो प्रॉपर्टी को, तब भी जो रूल्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, जितना भी चार्जेस हैं, ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रूल्स हैं, है ना। अब रूल्स रिलीजियस पर्पस के लिए अलग बना रहे हो, अगर वहीं पे कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके लिए अलग बन रहे हैं, तो ये केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टीज अकॉर्डेंस विथ लॉ, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से होगा। क्लियर है, क्या समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट मत रखना। फिर एक आता है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ रिलीजन्स, कि इसको जैसे कि नॉर्मल हम लोग टैक्स देते हैं, तो रिलीजियस को अफेयर्स कर रहे हो, रिलीजियस को मेंटेन कर रहे हो, तो वहाँ पे टैक्स में फ्रीडम होता है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स और रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो यहाँ पे अब देखो, कोई मान लो ये हेड है, ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं बोल सकती कि हमें टैक्स दो, क्योंकि हम हेड हैं, इस धर्म के हम हेड हैं, ठीक है, तो हमें क्या दो, टैक्स दो, तभी अच्छे से रन कर पाएगा। तो ये कोई भी इंडिविजुअल को ऐसा कंपेल नहीं कर सकते, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो चाहे कोई भी रिलीजियस की डिनोमिनेशन हो। तो टैक्स कैन बी यूज फॉर प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस। अगर कोई सपोज टैक्स दे रहे हैं, टैक्स मतलब अपने मर्जी से कोई फीस दे रहे हैं, अपने मर्जी से कोई दान कर रहे हैं, तो उसका जो यूज़ होगा वो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए होगा। मतलब जो भी मैनेज कर रहे हो, जितना भी मैनेज कर रहे हो, कोई भी टेम्पल है ना, उसको मैनेज कर रहे हो तो उसमें लगने वाले मैनेज में लगेगा, न कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगेगा, ये यहाँ पे बोला गया है। फिर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट ओनली टू लेवी ऑफ टैक्स नॉट ऑफ फीस। प्रोहिबिशन जो यहाँ पे ये किया हुआ है कि टैक्स को यहाँ पे एग्जेम किया हुआ है, फीस को यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं किया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है। समझ आया? आर्टिकल 27 क्या बोलते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियस पर्पस। फिर आर्टिकल 28 जो है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, क्या है ये? नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं इसको, नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund। तो यहाँ पे जो 28 आर्टिकल ये बोला गया है कि होता है ना कि जैसे कि कोई माइनॉरिटी है, पिछले स्लाइड में पढ़े हैं, माइनॉरिटी को ये राइट दिया हुआ है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं और अपने यहाँ पे अपना जो धर्म है उसको भी अपना ये प्रोपागेट कर सकते हैं माइनॉरिटी के रेस्पेक्ट में। और 28 आर्टिकल क्या बोलते हैं कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब कोई भी अगर अपने से चला रहे हैं तो वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, रिलीजियस के बारे में नहीं पढ़ाओगे, ये यहाँ पे चीज़ बोला है। लेकिन माइनॉरिटी के केस में पढ़ा देते हैं, एक्सेप्शन है ना, क्योंकि ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए प्रॉपर इसका रूल्स रेगुलेशन है, पढ़े हैं पिछले स्लाइड में, याद होगा तो यहाँ पे जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाओगे वहाँ पे कोई भी रिलीजियस बुक्स हो गया तो उसको यहाँ पे टीच नहीं करोगे, एक क्लियरली बोला गया है।
तो आर्टिकल जो 28 है, अब यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, ध्यान दोगे तो, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, जो पूरा मेंटेन हो रहा है आउट ऑफ स्टेट फंड, स्टेट फंड से भी नहीं हो रहा है, अपना खुद के पैसे से इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस को रन कर रहे हैं। तो कितने टाइप के इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस होते हैं, थोड़ा यहाँ पे समझो। यहाँ पे ऑटोनॉमस है ना, फिर पूरा गवर्नमेंट, ये वाला का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फंड के बेसिस में डिफाइन करना है, ये वाला बता रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन बाय स्टेट यहाँ पे कंप्लीटली प्रोहिबिट है, ठीक है, कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो और जो है वहाँ का पूरा फंड है, पूरा जो रूल्स है रेगुलेशन हर चीज़ जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है कि कोई भी रिलीजियस को यहाँ पे टीच नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट का ये स्कूल है, यहाँ पे हिंदू लोग भी आएंगे, मुस्लिम लोग भी आएंगे, सिख भी लोग भी आएंगे, और क्या है पारसी क्रिश्चियन जो भी हैं सब यहाँ पे आके पढ़ेंगे। अब आप क्या कर रहे हो, एक का बुक लेके, एक रिलीजन्स का बुक लेके उसको पढ़ा रहे हो, तो बाकियों का क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे तो मुस्लिम भी लोग भी हैं, है ना, हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं, सिख स्टूडेंट्स भी हैं, तो बाकियों का क्या होगा जब एक रिलीजन्स को प्रमोट करोगे तो इस रेस्पेक्ट में इसको क्या किए हैं, प्रोहिबिट किए हैं कि अगर गवर्नमेंट का फंड से या फिर पूरा गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई रिलीजियस बुक जो है वहाँ पे टीच नहीं करोगे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कुछ भी टीच नहीं करोगे। फिर दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर बाय स्टेट बट इस्टाब्लिश अंडर एनी एम्पावरमेंट और ट्रस्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंस्टीट्यूशन जो है एडमिनिस्टर करता है कौन, स्टेट, लेकिन उसको जितना भी उस स्कूल या फिर कॉलेजेस को जो ओपन किए हैं वो कौन ओपन किए हैं, ट्रस्ट के द्वारा, कोई ट्रस्ट हो गया उसके द्वारा ओपन किए हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन फंड कहाँ से आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया जा रहा है। तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो है रिलीजियस के बारे में पढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे क्यों पढ़ा सकते हो, यहाँ पे तो मना कर दिए स्टेट वाले में, अगर पूरा स्टेट रन कर रहे तो, लेकिन यहाँ पे परमिशन दे दिए। क्यों? क्योंकि इसको जो ट्रस्ट गवर्न करने वाला है वो ट्रस्ट कौन सा होगा, कोई रिलीजन का होगा। ध्यान दो, जब कोई रिलीजन का ये ट्रस्ट को मैनेज करेगा तो अपने रिलीजन्स को बुक को तो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई रिलीजन्स मान लो हिंदू का है तो हिंदू रिलीजन के लोग ही वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, तो क्लियरली है कि वहाँ हिंदू बुक्स पढ़ा सकते हो। अगर यही ट्रस्ट को मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, वो लोग रन कर रहे हैं, उसका जो ट्रस्ट है वो लोग रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो वही स्टूडेंट्स जाएंगे पर्टिकुलरली उस रिलीजन के, तो वहाँ पे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगला जो इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट परमिटेड ऑन एन वॉलंटरी बेसिस। तो स्टेट यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ है लेकिन वहाँ पे वॉलंटरी बेसिस में परमिट मिला हुआ है, तो ये थर्ड टाइप का हो गया। इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, तो यहाँ पे भी जो चौथा इंस्टीट्यूशन है कि इंस्टीट्यूशन क्या है, रिसीव एड मतलब फंड यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, तो इसको भी परमिटेड होता है वॉलंटरी बेसिस के रेस्पेक्ट से। समझ आया? यहाँ पे दोनों का याद रखना, ठीक है, 1 और 2, फिर इसको तो जस्ट रिमेंबर बस करना है ऐसे ही। समझ आ गया? आर्टिकल 28 कौन कौन से टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक बार ऐसे क्वेश्चन में आया था, जहाँ तक मेरे को याद है इस टाइप से मतलब इंस्टीट्यूशन के बेस में क्वेश्चन पूछे थे। चलो यहाँ तक समझ आ गया क्या क्लियरली? आर्टिकल 27, 28 जो है 25, 26 ये पूरा कि कैसे मैनेज होता है, ठीक है, रिलीजियस पर्पस। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फिर अगला बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट जो है वो है राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, राइट टू कल्चर, राइट टू एजुकेशन जो है, जो कि डिस्कस करते हैं इसको आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच, मतलब आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों। इसमें क्या बोला है, आर्टिकल 29 ये बोलते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब राइट ऑफ अ ग्रुप, इट प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, याद रखोगे, हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, हैविंग स्क्रिप्ट डिस्टिंक्ट और इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। क्योंकि यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन मान लो मेजोरिटी का है, ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी का है और यहाँ पे कहीं एक सेक्शन जो कि माइनॉरिटी का है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि अपने लैंग्वेज को, कल्चर को, स्क्रिप्ट को क्या है कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपना एक अपने से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं,
ये तो एग्जाम्पल दिया हूँ, ये अपना जो है प्रोटेक्शन कर सकते हैं, चाहे कल्चर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में हो, चाहे स्क्रिप्ट के रिस्पेक्ट में हो। तो इसमें जो बात करते हैं कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 29 है, क्योंकि यहाँ पे तो मेजोरिटी रख रहे हैं, मेजोरिटी लोग हैं, तो मेजोरिटी में क्या हो सकता है कि इसका जो कल्चर लैंग्वेज है वो क्या हो सकता है, कंजर्व ना होने के बजाय क्या है, इन्फ्लुएंस हो सकता है डिनोमिनेशन के रेस्पेक्ट से। तो ये अपना कल्चर को बचा सकते हो, स्क्रिप्ट लैंग्वेज को, इसलिए यहाँ पे राइट दिया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। फिर आर्टिकल 29 जो है और क्या बोलते हैं कि ग्रांट प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये भी याद रखो, क्योंकि माइनॉरिटी भी कई तरह के होते हैं। एक हो सकता है कि रिलीजियस ही, केवल रिलीजियस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वहाँ पे माइनॉरिटी कंसीडर कर सकते हो, या फिर ऐसा होता है कि लिंग्विस्टिक के बेस में कि जो भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि कम लोग भाषा बोल रहे हैं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया, इस रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म सेक्शन ऑफ सिटीजन इंक्लूड माइनॉरिटी एज वेल एज अ मेजोरिटी। इसको याद रखोगे, ठीक है। जो सेक्शन ऑफ सिटीजन बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी दोनों को कंसीडर किया जाता है जब भी बात आता है सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, समझ आया। फिर अगला देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ बोले हैं आर्टिकल 29 में कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो प्रोटेक्शन करोगे कैसे, ये भी तो क्वेश्चन आता है माइंड में कि बोल तो दियो कि प्रोटेक्शन कर सकते हो करके, लेकिन करना क्या है, उसके लिए भी तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न दो। तो इसी रेस्पेक्ट से आर्टिकल 39 को ऐड किए गए, जिसमें से बोला गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टाब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कैसे, क्योंकि वहाँ पे बात की आर्टिकल 29 में कि अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, अगर वही लैंग्वेज को अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी वाले हैं वहाँ पे पढ़ाओगे तो उसको क्या प्रोटेक्ट कर पाओगे, इजीली प्रोटेक्शन हो जाएगा। सेम एजुकेशन अगर दोगे अपना स्क्रिप्ट के रेस्पेक्ट से, अपना कल्चर के रेस्पेक्ट से एजुकेशन दोगे, तो आगे आने वाले जनरेशन जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से क्या है, 1 बाई 1 करके पूरा प्रोटेक्शन हो जाएगा, उसका कंजर्व कर पाओगे, समझ रहे हो। तो इसी रेस्पेक्ट से आर्टिकल 30 को यहाँ पे ऐड किए गए हैं कि प्रोटेक्शन कर सकते हो, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टाब्लिश कर सकते हो, इस्टाब्लिश करने के साथ अपना रिलीजियस जो मैटर वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institutes of their choice, ठीक है। तो द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटी, याद रखोगे। अब ये माइनॉरिटी या तो फिर रिलीजियस हो सकता है या फिर लिंग्विस्टिक के बेस में हो सकता है, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब बताओ, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का समझ आ गया डेफिनेशन क्या होता है। एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब जहाँ पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी भी हो, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी केवल और केवल माइनॉरिटी का बात कर रहे हैं। द टर्म माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन बन सकता है। याद रखोगे कि माइनॉरिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अब देखो यहाँ पे जो एजुकेशनल जब इस्टाब्लिश करोगे तो यहाँ पे 3 टाइप के एजुकेशन है जिसे माइनॉरिटी इस्टाब्लिश कर सकते हैं। कैसे, एक जो पहला टाइप का है वो है सीकिंग रिकॉग्निशन एज वेल एड फ्रॉम स्टेट। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का ऐसा होगा कि रिकॉग्निशन जो होगा वो भी स्टेट का होगा, और जितना भी उसको एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, रन करोगे, वो गवर्नमेंट के फंड से होगा। दे आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन पावर ऑफ स्टेट, होगा ही होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट होगा किसके अंदर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी रूल्स हैं रेगुलेशन है रिलेटेड टू इस्टाब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन, वो सब पहले वाले केस में अप्लाई हो जाएगा। क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि इसका तो फंडिंग भी स्टेट की तरफ से हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेट की तरफ से हो रहा है, तो उसका रूल्स और रेगुलेशन तो ऑटोमेटिकली है अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। फिर सेकंड जो केस है कौन सा है, सीकिंग ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम स्टेट नॉट एड, दे आर सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट। तो ये भी सब्जेक्ट में आता है स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन में। अगर ये केवल रिकॉग्निशन मान रहे हैं लेकिन उसका एड जो है ये नहीं कर रहे हैं, मतलब जो फंड आता है वो यहाँ से नहीं आता, स्टेट गवर्नमेंट इसको फंड नहीं देते, बल्कि जो जितना इसका फीस है या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो उसके द्वारा इसको रन किया जा रहा है, जो बी इंस्टीट्यूशन है उसको। तो ये भी क्या है, अंडर किसके अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फिर जो सी टाइप का इंस्टीट्यूशन है, सीकिंग नाइदर सीकिंग रिकॉग्निशन
nor from state. They are free to administer their affairs but subject to operation of general law like contract law, labor law. देखो ये जो थर्ड इंस्टीट्यूशन बताया गया है, न तो ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन को, है ना, या तो गवर्नमेंट से क्या है फंड ले रहे हैं, ये अपने खुद से पूरा अपना मैनेज कर रहे हैं, हर चीज़ को ये अपना ही मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि जहाँ पे जनरल लॉ हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, लेबर लॉ, ये तो जनरल है ना भाई, ये तो सब पब्लिक के लिए अप्लाई होता है, सब लॉ जो है सब के लिए अप्लाई होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ये ना तो रिकॉग्निशन ले रहे हैं स्टेट से, नहीं वहाँ से फंड ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने मनमाना तरीके से कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होगा। जो जनरल लॉ है, जनरल रूल्स है, रेगुलेशन है, इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप के जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी का, याद रखो माइनॉरिटी, तो ये 3 टाइप को हम लोगों ने डिस्कस किए। समझ आया क्या, आना चाहिए। फिर जो लास्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 डिस्कस करते हैं। अब ये बताओ, अभी तक जितना आर्टिकल पढ़े हैं, अगर मान लो किसी आर्टिकल 1 का अगर वायलेशन होता है, तो वायलेशन होगा तो कहाँ पे जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये राइट अगर नहीं देते, तो क्या फंडामेंटल राइट है लेकिन अगर वायलेशन होता तो कहीं जा नहीं सकते, ऐसा केस हो जाता। अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर नहीं देते तो, है ना, तो इसे इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और 226 जो आर्टिकल है इसके तहत डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी केसेस हैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे आर्टिकल 32 को यूज़ करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं आर्टिकल 32? दिस कंटेन रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द एग्रीवेट सिटीजन, द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इन इट्स एज अ फंडामेंटल राइट। तो एक तो अपने आप में खुद फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, और ये बाकी फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा रहे हो, तो इस तरीके से क्या है बाकी फंडामेंटल राइट है उसको भी ये प्रोटेक्शन देते हैं, और ये खुद तो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है ही है। क्लियर है, समझ आया क्या? फिर देखो 4 प्रोविज़न जो है यहाँ पे दिए गए हैं आर्टिकल 32 में, 4 प्रोविज़न दिए गए हैं कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, राइट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू इशू रिट्स। रिट्स क्या होता है अभी समझेंगे, एक ब्रीफ ले लो कि जो रिट्स होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है, तो किस रिट्स के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो इतना सारा केसेस हैं, अब कैसे पहचाने कि जो केसेस आया हुआ है ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो इसके लिए प्रॉपर रिट इशू करते हैं, चाहे हैबियस कॉर्पस हो, सर्चियोरारी हो, मैंडमस हो, प्रोहिबिशन हो, तो इस तरीके के क्या है रिट्स हैं जिसे इशू करते हैं यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये रिट इशू कर सकते हैं। और अगला, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर, राइट ऑफ ऑल काइंड्स। ये पार्लियामेंट के पास है। कैसे, अभी अगर एट प्रेजेंट बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं, हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकते हैं, और बाकी कोर्ट के पास अभी तक पावर नहीं है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया। तो पार्लियामेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑर्डर एंड जितना भी रिट्स हैं उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं वाया अमेंडमेंट। ये चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे भी बोल सकते हैं कि अब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रिट इशू करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो राइट टू मूव द कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहीं पे यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर रिट लेके जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसको सस्पेंड नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट कि रिट है चलो सस्पेंड कर देते हैं, ऐसा नहीं। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है रिट्स के बारे में, तो उसको एक्सेप्ट करना होगा, प्लस उसका हियरिंग करना होगा कि राइट जो है वायलेट हुआ है तो उसको जस्टिस मिल सके। तो ये 4 तरह के जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 32 के बारे में है, इसको याद रखोगे। क्लियर है क्या ये चीज़, समझ आ गया? दिक्कत बस मत करना, ठीक है। अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि क्लियर, हम लोग 32 जो आर्टिकल हैं, है ना, पूरे को यहाँ पे कंप्लीट किए, जितना भी फंडामेंटल राइट हैं
6 फंडामेंटल राइट हैं, सबको कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं रिट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग टाइप से देखते हैं और इसका क्या स्कोप है। सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स का जो रिट्स इशू करने का पावर ज़्यादा है कि हाई कोर्ट जो है रिट्स इशू करता है वो ज़्यादा है। किसमें, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट रिट्स को रिजेक्ट कर देते हैं और कौन ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें से क्या है रिट्स को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, अगर आया तो उसका हियरिंग करना मैंडेटरी है। तो देखो, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू, तो यहाँ पे पढ़े हैं, ये तो यही लिखा हुआ है, ये देखो पार्लियामेंट के बारे में, तो सेम यही है। 10 सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू जाते हो और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू हम लोग रिट इशू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिट जो है उसको याद रखोगे, पहला रिट है वो है हबियस कॉर्पस का। इसका मीनिंग होता है टू हैव दी बॉडी ऑफ, ठीक है, टू हैव दी बॉडी ऑफ, ये फर्स्ट यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग है हबियस कॉर्पस का। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे करते हो, इट इज यूज टू रिलीज अ पर्सन व्हेन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन और इम्प्रिजन। अगर कोई भी पर्सन को बिना मतलब के, है ना, बिना मतलब के उसको क्या कर लिए हो, अरेस्ट कर लिए हो, उसे जेल भी भेज दिए हो, तो इस रेस्पेक्ट में हम लोग क्या इशू करते हैं, हबियस कॉर्पस का रिट जो है इशू करते हैं। अगर वही पर्सन को कोई रूल तोड़े हैं, है ना, या फिर कोई क्राइम किए हैं, तो उस रेस्पेक्ट में जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए उसको अरेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्लियर, याद रखो, अगर ये अनलॉफुली तरीके से डिटेन किए हो तभी ये केस जो है अप्लाई होगा, तभी ये जो रिट्स हैं इसे इशू कर पाओगे। थ्रू दिस रिट्स द कोर्ट ऑर्डर द डिटेनिंग अथॉरिटी टू ब्रिंग द डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट टू अंडरमाइन द लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, यही बोला है। नो इशू व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल, देखो यहाँ पे बोला है अगर लॉफुल तरीके से, अगर उन्होंने क्राइम किया है तो उसको जेल भेजोगे, ठीक है। अगर उन्होंने क्राइम नहीं किया है और बिना फालतू को उसको जेल में डाल दे रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, तो ये अनलॉफुल में आते हैं, तो इस केस में जो रिट है इशू कर सकते हो। लेकिन अगर लॉफुल है तो यहाँ पे रिट इशू नहीं कर पाओगे। या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेजिस्लेचर बाई ए कंटेम्प्ट कोर्ट और आउटसाइड कोर्ट जुरिडिक्शन, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, यहाँ पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है किसी पर्सन के ऊपर, तो उसमें भी क्या है ये रिट इशू नहीं कर पाओगे। या फिर लेजिस्लेचर में लगा है वहाँ पे भी नहीं कर पाओगे। या फिर आउटसाइड जो कोर्ट जुरिडिक्शन है वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है एक हानि होता है, हानि मतलब कि कोर्ट के जो आदर हैं उसमें क्या करो, अनादर कर रहे हो, जो कोर्ट का मान मर्यादा है उसके विपरीत जाके उसका अनादर कर रहे हो। या फिर जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो कोर्ट का जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन है, अगर उसको फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी रिट इशू नहीं कर सकते कि इन्होंने हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिए हैं तो ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो ऐसा भी इशू नहीं कर सकते रिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, हर चीज़ यहाँ पे बता दिया हूँ, समझ आ जाए। फिर अब अगला जो है वो है मैंडेमस रिट। पहला हो गया हबियस कॉर्पस, जिसमें से अनलॉफुल डिटेन कर रहे हो या फिर इम्प्रिजन कर रहे हो, तो उस केस में इशू करते हो। इसका मीनिंग भी याद रखोगे, है ना, CDS में पूछा गया है, इसका मीनिंग भी याद रखोगे। और अब आते हैं जो है मैंडेमस। मीनिंग इसका मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस मतलब इसका जो यूज़ करते वो हैं, इट कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टेट ड्यूटी। कैसे याद रखोगे, मैंडेमस मीन्स वी कमांड, मतलब ये कमांड करने वाला है, ठीक है, ओवरसीज करने वाला है, कमांड करने वाला है कि अगर कोई पर्सन जो पब्लिक अथॉरिटी जो पोस्ट में बैठा हुआ है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग रिट जो इशू करते हैं वो रिट है मैंडेमस। लेकिन जनरली जो पब्लिक पर्पस के लिए जो रिट इशू होता है वो यही रिट है। ज़्यादा इशू को सुने रहोगे। लेकिन अगर बात आता है पब्लिक ऑफिसेस का, पब्लिक गवर्नमेंट का, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट है उसके ऊपर, तब वहाँ पे हम लोग मैंडेमस यूज़ करते हैं इस रिट्स को। वी कमांड होता है इसका मतलब कि पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टेट ड्यूटी। दिस रिट इज इशू व्हेन अ लोअर कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर, कॉर्पोरेशन और एनी पब्लिक अथॉरिटी हैज़ फेल और रिफ्यूज टू फुलफिल इट्स ड्यूटी। तो अभी के रेस्पेक्ट में तो 85-90% यही हाल है। अगर देखोगे तो अपना ड्यूटी ठीक तरीके से अगर नहीं निभा पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो चाहे कोई कॉर्पोरेशन हो, ठीक है, अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से जुड़ा भी हो, अगर वो अपना जो भी ड्यूटी असाइन किए हुए हैं उसको अगर ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में उसके अगेंस्ट हम लोग जो रिट इशू करते हैं वो है मैंडेमस।
क्लियर है। नॉट इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, याद रखोगे अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या है फैक्ट्री लगा रखे, अब ये बोलोगे कि भैया ये फैक्ट्री में क्या है कि यहाँ के वर्कर काम नहीं कर रहे या फिर यहाँ का जो मैनेजर है ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट हम लोग रिट फाइल कर देते हैं, फिर ये अपना फैक्ट्री को अच्छे से चलाएंगे। तो यहाँ पे प्रोहिबिट किया हुआ है कि इस केस में ऐसा नहीं होता। ये जो मैंडेमस इशू कर सकते हो केवल और केवल जो है पब्लिक अथॉरिटी के रेस्पेक्ट में करोगे। तो क्या इसमें अगेंस्ट बोला गया है जिसमें इशू नहीं कर सकते, एक प्राइवेट इंडिविजुअल, एग्जांपल समझ आया। फिर नॉन स्टेटरी डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस हो गया। डिस्क्रेशनरी ड्यूटी, क्योंकि जैसे कि अगर देखोगे तो प्रेसिडेंट्स के पास डिस्क्रेशनरी पावर होता है। कैसे, अगर कोई भी उसके पास रूल्स आ रहे हैं जो ड्राफ्ट होके कॉन्स्टिट्यूशन बोलता हूँ, पार्लियामेंट से कोई नियम कानून ड्राफ्ट होके एक्ट बनने के लिए जब उसके पास सिग्नेचर जा रहे हैं तो उसके पास डिस्क्रेशनरी है। हर केस में नहीं है, जो नॉर्मल एग्जाम्पल है उसको दे के बता रहा हूँ, ठीक है, कि गलत बता रहे हो ऐसा बता रहे हो ऐसा नहीं बोलना, एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। क्योंकि हर यहाँ पे जब पढ़ोगे फंडामेंटल राइट को तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन देखने को मिलता है, तो एक्सेप्शन को ध्यान नहीं देना। तो उसके पास क्या होता है, डिस्क्रेशनरी होता है कि उसमें जो बिल आते हैं उसमें वो साइन करे या ना करे, या तो उसको साइन जो है जो ड्राफ्ट आएगा उसको अपने पास रख सकते हैं या उसके बारे में कुछ बता ही ना, तो इसके पास डिस्क्रेशनरी है। अब बोलोगे कि ये तो जो ड्राफ्ट दिए हैं उसमें तो साइन ही नहीं कर रहा है प्रेसिडेंट, तो इसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, मैंडेमस का रिट इशू कर देते हैं। तो इस केस में भी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रेशनरी जो ड्यूटी है यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते रिट्स को। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया, प्रेसिडेंट, स्टेट हो गया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, फिर स्टेट गवर्नर हो गया, चीफ जस्टिस एक्टिंग जुडिशली। तो ये जो है कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट चीफ जस्टिस भी नहीं कर सकते, जो जजेस हैं उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि जब भी रिट इशू करोगे तो कहाँ करोगे, कोर्ट में करोगे, और ये खुद के ऊपर थोड़ा कराएगा ऐसा कोई कोर्ट, ऐसा कोई केस थोड़ा होगा इसमें कि मैंडेमस में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसी के ऊपर चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, मैंडेमस को याद रखोगे। प्लस अगला आता है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन एक रिट्स हैं, जैसे कि अभी हबियस वापस पढ़े हैं, मैंडेमस पढ़े हैं, फिर आता है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है क्या, फॉरबिड। इसको याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, इसका मीनिंग को भी और इसका यूजेस को जस्ट लिंक करो। जैसे कि प्रोहिबिट कर रहे हो और फॉरगिट कर रहे हो, वर्ड क्या है, साइनों की तरफ यूज़ कर रहे हो इंटरचेंजेबली, ऐसे याद रखो। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है, इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और सरपासिंग इट्स जुरिडिक्शन इज डज नॉट प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि सपोज ये कोई कोर्ट है, अब ये कोर्ट में क्या है, फैमिली से रिलेटेड मैटर आ गया, लेकिन इस जो कोर्ट है यहाँ पे तो केवल और केवल क्रिमिनल मैटर चल रहा है। तो ये क्या करेगा, फिर अगर फैमिली मैटर को अगर ये भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट वाले अगर फैमिली मैटर में भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगे कि इसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन का चार्ज लगाओ। क्यों, क्योंकि ये जो कोर्ट है केवल क्रिमिनल केसेस के लिए है, फैमिली मैटर्स के लिए नहीं है। इसका जुरिस्डिक्शन जो है फैमिली मैटर्स में नहीं है, फैमिली मैटर्स के लिए प्रॉपर फैमिली कोर्ट है, तो ये फैमिली कोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर कर रहे हैं तो फिर प्रोहिबिशन का चार्जेस लगाओ, प्रोहिबिशन का यहाँ पे रिट्स इशू करो। तो जितना जुरिस्डिक्शन है, अगर अपने जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा आगे जाके काम कर रहे हो तो उस रेस्पेक्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोहिबिशन का रिट्स इशू करते हैं। क्लियर, द रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन इज ओनली इशू अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, याद रखो। तो जो जुडिशियल हैं, जुडिशरी में काम कर रहे हैं या फिर क्वासी जुडिशियल हैं, इसके अगेंस्ट भी हम लोग क्या है, रेट जो है इशू नहीं कर सकते, इसको याद रखना। क्वासी जुडिशियल का मतलब जैसे कि कोई गवर्नमेंट का एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जांपल लेते हैं किसका लोगे, मान लो इलेक्शन कमीशन का लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास क्या है कि अगर कोई भी वर्क जो है उससे रिलेटेड, उसका डायमेंशन से कोई ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो उसको सजा देने का अधिकार है, मतलब उसको पनिश करने का अधिकार है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या हो जाते हैं, क्वासी जुडिशियल है, ये जो है ये एक्ट जुडिशरी की तरफ काम करते हैं, है ना। क्वासी जुडिशरी, फुली जुडिशरी नहीं है यहाँ पे, क्वासी मतलब कुछ पनिशमेंट वो भी दे सकते हैं। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे भी प्रोहिबिशन का रेट जो है इशू नहीं कर सकते। और कहाँ पे, नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते। सिंपल इतना याद रखो कि जो प्रोहिबिशन का जो
जो रिट्स हैं जहां हम लोग इशू करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड ही यहाँ पे इशू होगा। क्लियर है क्या? अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं होगा बोल दिया क्या? रूट्स ऑफ प्रोहिबिशन, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन इज ओनली इशू अगेंस्ट, ठीक है, सॉरी उसके लिए, कि ये जो है केवल और केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है, शायद मैं नहीं होगा ऐसे बोला हूँ। चलो देखो फिर अगला ये आता है फिर सर्च्योरारी। सर्च्योरारी क्या है? टू सर्टिफाइड, याद रखोगे, देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद रख सकते हो। सर्च्योरारी या फिर टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म, ये क्या होता है? इट इज़ यूज बाई हायर कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। सपोज कोई कोर्ट है, इन्होंने अपना जजमेंट सुना दिया, तो क्या है, अब जो भी केस किए होंगे वो लोग क्या जाएंगे, अगले कोर्ट में जाएंगे, अपर कोर्ट में जाएंगे। तो अपर कोर्ट में जाएंगे तो ये जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको अपर कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है कि जिन्होंने ये डिसीजन दिया है ये क्या सही डिसीजन दिया है या नहीं दिया है। तो इस रेस्पेक्ट में हम लोग क्या रिट इशू करते हैं, वो है सर्च्योरारी का रिट इशू करते हैं। इट कैन बी इशू अ कॉज अ डिसीजन दैट हैज़ बीन मेड विदाउट जुरिडिक्शन और इन वायलेशन और रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो क्यों? अगर जुरिडिक्शन के ज़्यादा आगे जाके वहाँ पे डिसीजन लिए हो, सपोज कोई भी अगर लोअर कोर्ट है, ठीक है, एक से ठीक, अगर ये लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट का इतना अधिकार है कि 5 लाख से ज़्यादा पेनाल्टी नहीं दे सकते, लेकिन लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया, 6 लाख का पेनाल्टी दे दिया, तो क्या आपने जुरिडिक्शन से ज़्यादा जाके क्या कर दिया, उसको पनिश कर दिया। तो इस रेस्पेक्ट में कहाँ जाओगे, सर्च्योरारी में जाओगे, मतलब सर्च्योरारी का रिट्स यहाँ पे इशू करोगे। तो अगर अपना जुरिडिक्शन से बाहर जाके इन्होंने क्या है पनिश कर दिया, या फिर अपना जो रूल्स हैं रेगुलेशन उसको वायलेट करके अगर नियम कानून सुना रहे हैं या फिर जजमेंट दे रहे हैं, तो इस रेस्पेक्ट से हम लोग यूज़ करते हैं सर्च्योरारी जो रिट्स हैं। इनिशियली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, इसी के पास था पहले, फिर इट एक्सटेंडेड टू एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी इन 1991। पहले जो था वो जुडिशियल और जो क्वासी जुडिशियल है इसी के पास था ये राइट्स, जिसके अगेंस्ट हम लोग कर सकते थे सर्च्योरारी का रिट्स। लेकिन अभी इसको एडमिनिस्ट्रेटिव, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला चाहे सिविल सर्वेंट हो, इस रेस्पेक्ट में भी ये चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का मान लो डीएम है, इसको ये अधिकार है कि ये 1 लाख तक जुर्माना लगा सकते हैं मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट है तो ये 1 लाख का क्या है लगा सकते हैं जुर्माना। अगर इन्होंने क्या कर दिया 2 लाख का जुर्माना लगा दिया तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में आता है, तो ये भी सर्च्योरारी के अंदर आ जाएगा। ये कब बोले गए, 1991 में इसको एक्सटेंड किए हुए हैं। क्लियर है, समझ आया? नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसको याद रखोगे, ठीक है। सर्च्योरारी समझ आ गया। अगला अब जो नेक्स्ट है वो है क्यू वारंटो। इसका मतलब होते हैं बाई व्हाट वारंट, ठीक है। क्यू वारंट इसका मतलब होता है बाई व्हाट वारंट। इसका यूज़ कब होता है, दिस रिट इज़ यूज्ड टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ पर्सन क्लेम टू पब्लिक ऑफिसेस। अगर कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर कोई ये रिक्रूटिंग बॉडी है, रिक्रूटिंग बॉडी में ये बोला गया है कि आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये कोई पोस्ट निकाले हैं, इन्होंने बोले हैं कि इस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया गया कि जो 12th स्टूडेंट है उसको भी क्या है रिक्रूट कर लिया। तो ये तो क्या है, जो 12th स्टूडेंट है इस जो पोस्ट अप्लाई किए हैं उसके लिए तो ये तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन इसको भी क्या कर दिए हो, रिक्रूट कर लिए हो। तो इस केस में क्या होगा कि क्यू वारंटो का केस यहाँ पे लगता है, क्यू वारंटो का रिट इशू कर सकते हो, है ना, कि लीगलिटी ऑफ पर्सन क्लेम टू पब्लिक ऑफिस। उस पब्लिक ऑफिसेस के लिए ग्रेजुएशन चाहिए था, लेकिन आपने तो क्या कर दिया 12th वाले को ही रिक्रूट कर रहे हो, तो क्या है अनएलिजिबल हो गया, इनएलिजिबल हो गया। तो इट रिस्ट्रिक्ट टू द पर्सन फ्रॉम एक्टिंग ऑफिस विच ही और सी इज नॉट इंटिल्टेड एंड आस्क देम टू शो बाई व्हाट अथॉरिटी दे होल्ड द ऑफिस। तो इसी को पूछने के लिए या फिर इसके अगेंस्ट वारंट जो जारी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्यू वारंटो। पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करने का उसके पास उतना योग्यता एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो होल्ड करके रखा हुआ है, उस ऑफिस को रन कर रहे हैं, तो इस रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे रिट को इशू करते हैं। एप्लीकेबल टू सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टेट ऑफ और द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो केस होगा ये परमानेंट कैरेक्टर होता है ना, जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है, फिर एक परमानेंट कमीशन भी होता है, तो परमानेंट कमीशन में ये चीज़ अप्लाई होता है।
कैन बी सॉल्व्ड बाय और एनी इंटरेस्ट पर्सन, नॉट नेसेसरी बाय एग्रीड पर्सन। तो ये कोई भी पर्सन से मांग सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन है उससे मांग सकते हो। तो ये तो रहा पूरा क्यू वारंटो का केस, समझ आया। अब क्या कर लेते हैं, एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं रिट्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर रहे हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट भी रिट इशू कर रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, हम हाई कोर्ट क्यों जाए, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे फिर। तो इसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको देखो। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू करने का अधिकार है वो नैरो है एज कंपेयर टू करोगे हाई कोर्ट से। कैसे? कैन इशू रिट्स ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये केवल और केवल जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फोर्स करना है तभी ये रिट इशू करते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है ये फंडामेंटल राइट का इशू तो करते हैं, लेकिन जितना भी ऑर्डिनरी या फिर लीगल राइट है उससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से अलग और कुछ जो रिलेटेड इशू हैं उसके लिए भी ये रिट इशू करते हैं। कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट आल्सो फॉर एनी अदर पर्पस ऑर्डिनरी लीगल राइट, जितना भी है तो उस रेस्पेक्ट से इसको भी इशू करते हैं। इसका मतलब जो हाई कोर्ट का जो पावर है रिट इशू करने का यहाँ पे वाइडर हो जाता है थोड़ा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए तो करते हैं रिट इशू, प्लस अदर जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी करते हैं। एससी कैन इशू रिट अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में कर सकेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे स्टेट आते हैं। स्टेट का जितना हाई कोर्ट है वो आ रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम बॉडी है, उसके अंदर पूरे स्टेट आ रहे हैं। इसीलिए क्या है, पूरा टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट का क्या केस है, देखो, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन रेसाइडिंग और अगेंस्ट अ गवर्नमेंट अथॉरिटी लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस only or outside only if the cause of action arise within its territorial jurisdiction। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो हर कोर्ट में क्या है, सॉरी हर स्टेट में क्या है, एक एक हाई कोर्ट है। तब हर स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट है, तो अपने हाई कोर्ट क्या होगा, अपने स्टेट को देखेंगे। जो स्टेट का हाई कोर्ट है वो अपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जिसका फंडामेंटल राइट है उसी को यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, अगर ये ए स्टेट है और ये अगर ये बी स्टेट है कि जो फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेशन हुआ है बी स्टेट का, लेकिन वो तो ए स्टेट में रह रहा है, तो फिर जाएगा कहाँ, ए स्टेट के हाई कोर्ट में जाएगा कि बी स्टेट के हाई कोर्ट में जाएगा। तो इसके लिए ये बोला गया है कि जहाँ से जो भी कंटेंशन हुआ है, जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, जिस जगह से हुआ है वही कोर्ट में इसको जाना पड़ेगा, वही का जो हाई कोर्ट है वहीं पे जाओगे, ठीक है। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये मैंडेटरी होता है। ये चाहे तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसको मैंडेटरी है कि फंडामेंटल राइट का अगर रिट्स आ रहा है तो उसके हियरिंग करना ही करना है, ये कंपलसरी है। लेकिन जो हाई कोर्ट है इसके पास क्या होता है, ये डिस्क्रेशनरी होता है, ये चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर रिट्स इशू करके हाई कोर्ट के पास जा रहे हो तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा डिटेल कंपेरिजन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जितना भी फंडामेंटल राइट हैं प्लस ऑल पूरा रिट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। क्लियर? ये वाले जो आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट हैं ये अगले हम लोग पार्ट में करेंगे, इसके बाद पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट जो है आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपलोड होता है उसके बाद इसका लेक्चर जो है अगले ही अपलोड हो जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल है, दोनों इसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।